फ्रेंड्स, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हमने लेंस लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फैराडेज लॉज पे। और फैराडेज लॉ और लेंस लॉ एक साथ ही लगाना पड़ता है एक्चुअली। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो मैग्नीट्यूड भी पूछेगा और डायरेक्शन भी पूछेगा। मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा फैराडे लॉ की हेल्प से और डायरेक्शन मुझे देगा लेंस लॉ। हम जब फैराडे लॉ की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है और साथ में माइनस साइन डालते हैं। लेकिन हम माइनस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि माइनस उसने बताना था, डायरेक्शन के बारे में बात करनी थी। लेकिन हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे ही नहीं। हम क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए तो हम फैराडे लॉ को यूज़ करेंगे ही नहीं। हम करेंगे किसको यूज़? लेंस लॉ को, लेंजेस लॉ को। अब देखो कैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी नॉट टी स्क्वेयर, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है। टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो बी बढ़ता जाएगा। बी बढ़ता जाएगा तो हमारे लूप के अंदर करंट ऐसी फ्लो कर, लेंस लॉ बता रहा हूँ, करंट के अंदर लूप ऐसी फ्लो करेगी जो इसको कम करने की कोशिश करेगी। कम तब होगा अगर डॉट आएगा। डॉट आएगा तो आपको अच्छे से मैंने बताया लास्ट टाइम भी। ये देखो, ये देखो, आपको जब थंब मेरा थंब नज़र नहीं आएगा ना तो उसका मतलब है डॉट, और जब थंब नज़र आएगा तो उसका मतलब है क्रॉस। तो आप देख सकते हो मेरी कर्ल्ड फिंगर्स कैसी हैं। तो कर्ल्ड फिंगर्स मेरी डायरेक्शन कैसी बता रही हैं? कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऐसी बता रही हैं। डायरेक्शंस देखो कितनी हमने सीख ली, मैग्नेटिज्म में कितनी ज़्यादा डायरेक्शंस थी। तो उन सारी डायरेक्शंस को लेके हम बात कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई, लेकिन ये है मैग्नीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन कि आईटी निकाल के बताओ। तो आईटी निकाल के बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आईटी निकालने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको बी दिया हुआ है। हमें मालूम है कि पहले ईएमएफ निकलेगा, ईएमएफ से रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। ये रेजिस्टेंस है आपका, तो आपको क्या मिल जाएगी? करंट। ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? करंट। अब देखो, देखो मैंने लिख दिया फ्लक्स किसके इक्वल? फाई टी इक्वल टू क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। बी मैंने अभी आपको गिवन है, बी नॉट टी स्क्वेयर मैंने लिखाया था आपको, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया किसका? लूप का। इतना फ्लक्स इसमें से पास करेगा। थीटा इक्वल टू कितना है? थीटा इक्वल टू जीरो है। थीटा इक्वल टू जीरो है, इसलिए थीटा जीरो है। आप देखो ना, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो एंगल कितना बना रहा है? एरिया वेक्टर जो है वो एंगल जीरो बना रहा है। तो जीरो बना रहा है तो इसलिए यहाँ पे थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉस जीरो इक्वल टू वन होता है। तो आपका बी नॉट टी स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर आ गया। पाई आर स्क्वेयर आते ही आपका इक्वल टू, अब क्या निकालना है आपने? ई टी निकालना है। ई टी इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। ई टी इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब डी फाई बाई डी टी निकालना है आपको, तो डी फाई बाई डी टी मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी से नहीं डरना। बी नॉट से नहीं डरना, पाई से नहीं डरना, आर स्क्वेयर से नहीं डरना, लेकिन टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना है। इसलिए आंसर क्या आ गया? टू टी। ठीक है, टू टी आ गया। और फिर मैं करंट जब निकालूंगा आई टी, तो डैट विल बी इक्वल टू, अब मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, पाई बी नॉट आर स्क्वेयर। आर रेडियस है, ध्यान देना, हाँ रेडियस, ठीक है। टू भी आएगा, टू भी आएगा, टी भी आएगा, ठीक है। अपॉन क्या आएगा? आर। अपॉन आर, अपॉन आर करके आर दिया था। ये आर आर अलग है, ये आर क्या है? रेडियस है। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, बड़े अच्छे से ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में। कई नोटेशंस इस तरह की होती हैं। वॉल्यूम वेलोसिटी भी बड़ी बार एक साथ आते हैं तो पता ही नहीं चलता। वॉल्यूम और वेलोसिटी काट देती है जनता, तो इस तरह से चलेगा नहीं काम। तो बड़े आराम से हर चीज़ को, इन नोटेशन को एक एक ध्यान से हर चीज़ को देखना है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने करंट की डायरेक्शन भी निकाल ली, वो भी मैंने आपको दिखाई अभी। और इस तरह से ये भी मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं और ये हमारा आंसर आ गया क्या? आई टी इज इक्वल टू टू पाई बी नॉट आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर, यस, आर स्क्वेयर, आर इज द रेडियस, टी, बिल्कुल हो गया ये। तो ये हमारी कहानी थी आई टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपको बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 5t। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू। डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की आपको गिवन है। आपको चार्ज फ्लो निकालना है इस बार, ठीक है, इन टाइम टी नॉट। टी नॉट देरी में, मतलब टाइम 5 सेकेंड्स भी दे सकता था वो। 5 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो करेगा इस लूप के अंदर, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ज कहाँ से आ गया? करंट तक आपने निकाल लिया था। पहले आप ईएमएफ पहले आप फ्लक्स निकालते हो, फ्लक्स से आप ईएमएफ निकालते हो, ईएमएफ से आप करंट निकालते हो। करंट से आपको मालूम है करंट और इसका रिलेशन चार्ज का, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी।
आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बोल लो या क्यू इज इक्वल टू इंटेग्रल आई डी टी बोल लो, ठीक है। तो वो यूज़ करेंगे हम और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम वही है जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ तक जो कैलकुलेशन मैंने की है ये तो आपको पहले से आती है। फाई टी मैंने लिख दिया, बी इंटू ए, थीटा नहीं लेने की ज़रूरत है, आपको बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद ई टी इक्वल टू क्या आ गया, इसी का डेरिवेटिव ले लिया हमने, डी फाई बाई डी टी। डेरिवेटिव टी का क्या होता है, वन, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। आई टी इक्वल टू क्या होता है, ई टी अपॉन आर। बड़ा सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है आपके लिए मुश्किल। फिर हमने चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि चार्ज अगर आप निकालना चाहते हो दैट इज इंटीग्रेशन आई टी डी टी, इंटीग्रेशन, इधर जगह नहीं है। चार्ज अगर निकालना चाहते हो तो Q इज इक्वल टू इंटेग्रल आई टी डी टी, ठीक है, इंटेग्रल आई टी डी टी। और टाइम कितना लेना है, 0 से टी नॉट, 0 से टी नॉट, यहाँ तक टाइम लेना है आपने। फाइन। तो आपने इसको 0 टू टी नॉट ले लो, इंटीग्रेशन कर दो इसकी। इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, फिर लिमिट्स भी डाल देना। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 5 पाई आर स्क्वेयर अपॉन आर टी नॉट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है, जल्दी से अगर आपको डायरेक्ट निकालना, क्योंकि आपको पहले डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ी फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ी, जबकि वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, वो तो कैंसिल होने चाहिए थे। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं फिर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। इसलिए फिर इसका एक और सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सोल्यूशन है कि आप डायरेक्ट फाई कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट फाई नहीं, डायरेक्ट चार्ज कैसे निकाल सकते हो, इक्वल टू डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, अच्छे से लिखो, डायरेक्ट चार्ज निकाल सकते हो चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, बस ये याद रखो, चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। अब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स की अगर बात करें तो टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना था, 0, देखो टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना था, 0। टी इक्वल टू टी नॉट पे फ्लक्स कितना होगा, 5 टी नॉट पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन आर। यही हमारा आंसर आया था, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो चार्ज निकालने के लिए आए तो इस तरह से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ अ सिंपल मेथड। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से निकाला। चार्ज वाला आपने याद रखना है कि डायरेक्ट आता है क्या, डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स हो गया, पहले टाइम कितना था, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना था, 0। हो भी सकता है कभी, ये नहीं है कि नहीं है 0, यहाँ 0 आया, हर बार 0 नहीं आएगा। तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा चार्ज का, याद रख लो, बेनिफिशियल रहेगा। देखो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना बनता है ये आपको मालूम है बड़े अच्छे से, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ये आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इतना बनता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, वेयर एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैं एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि ये जो इसके अंदर मैंने एक छोटी सी क्वाइल रखी है, छोटी सी एक वन सिंगल टर्न लूप रखा है, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी, इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज का क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसकी खुद की रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस, दिस इज गिवन, आप अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ लिख के रखो। तो यहाँ पे इसके अंदर से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा ये हमने निकालना है, ठीक है। और करंट इसमें से कैसे फ्लो कर रही है, करंट इसमें से पहले हमने ऐसे करंट फ्लो करवाई, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहे हो आप, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई, फिर मैंने उल्टी करंट फ्लो करवाई, पहले ऐसे यहां से ऐसे करके करंट फ्लो करवाई, फिर बाद में ऐसे करके करंट फ्लो करवाई, ठीक है। तो ऐसे करके जब हमने करंट फ्लो कराई तो अल्टीमेटली चेंज इन करंट तो हुई, तो चेंज इन करंट के कारण चेंज इन फ्लक्स हुआ। तो इधर फ्लक्स इसके साथ कितना एसोसिएट कर रहा है पहले ये बताओ, क्योंकि करंट के चेंज करने से फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के कारण अल्टीमेटली इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी कितनी, और करंट के कारण चार्ज भी आएगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ, पहले अगर फाई था तो बाद में कितना है -5, तो चेंज कितना हुआ 2 फाई माइनस -5, तो 2 चेंज हुआ, तो 2 अपॉन क्या करेंगे आर, 2 अपॉन आर, फाई की जगह क्या डालोगे बी ए, ठीक है, ए की जगह क्या डालोगे पाई आर स्क्वेयर, इसका खुद का जो छोटी इसका रेजिस्टेंस मान लो, सॉरी इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, ये जो छोटी लूप रखी है उसके एरिया, तो पाई आर स्क्वेयर, तो आंसर क्या है 2 BA अपॉन आर।
लेकिन अब क्वेश्चन को वेरिएशन इस तरह से है कि ए की जगह अगर आपको ए की लेंथ ए को हटाना है तो 2BA आ गया आपका, 2BA अपॉन आर इसका आंसर है, जिसमें बी की वैल्यू मैंने ये लिखी है, ठीक है। और उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो ये है पाई आर स्क्वेयर, और स्मॉल आर तो अब इसका रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरह से कहानी है किसकी, कि अगर आपको चार्ज निकालने को बोला जाए तो मैंने आपको ये बताना था कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो चेंज इन फ्लक्स, इस केस में चेंज इन फ्लक्स कितना आया, पहले फाई से -5 बन रहा है, तो चेंज कितना हुआ 2 अब माइनस पे मत ध्यान दो, चेंज कितना, कोई चेंज बोले, अगर मैं पहले वैल्यू 2 है, बाद में मेरी वैल्यू -2 हो गई, तो चेंज कितना आया 2 -2, ठीक है। तो कितना हो गया वो 4, डबल हो जाता है, चेंज विल बी डबल, तो चेंज विल बी डबल, तो इसलिए अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा आपका, जो मैंने अभी आपको बताया 2BA अपॉन आर। बी की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जो आपको न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें क्या डिमांड है, उसके क्या ऑप्शंस लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या नज़र आ रहा है क्लियरली, इस प्रॉब्लम के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हो कि एक बाहर बड़ी लूप है ग्रीन कलर की, जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है I0T²। I0T² का मतलब होता है फंक्शन ऑफ टाइम, की टाइम के साथ वो चेंज हो रही है करंट। अगर करंट चेंज हो रही है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर वो भी चेंज होगा। अंदर हमने एक और लूप रखी है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड की चेंजेस के साथ एसोसिएट करेगा वो अंदर वाला लूप, तो उसके अंदर करंट आएगी। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे पहले, और फिर फैराडे लॉ लगा के उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे उस करंट की। अगर आपको जब भी करंट बोला जाए तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए निकालनी, आपको डायरेक्शन के बारे में भी कमेंट करना आना चाहिए और आपको मैग्नीट्यूड के बारे में भी कमेंट करना आना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ज़रा ध्यान देना। ये देखो, ये मैंने कर्ल्ड फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में रखी हैं, मेरा राइट हैंड है ये, और मैंने किसकी डायरेक्शन में रखी है ये, जो करंट मुझे गिवन है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में बनेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो मेरा थंब बता रहा है। आपको नजर आ रहा है? नहीं। आपको नजर आ रहा है? नहीं। वो क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि वो ऊपर है। प्लीज जरा समझना इस बात को, वो ऊपर है। ऊपर है मतलब क्या? डॉट। तो मतलब जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा? वो डॉट वाला होगा। इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट करेगा वो कैसा होगा? डॉट वाला होगा, बी। ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट। और उस बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट आई, देखो आई मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ये जो मैंने ए बहुत बड़ा लिखा है बी से इसलिए लिखा है क्योंकि सेंटर पे जो ये आंसर जो हमने यूज़ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सेंटर पे है। अगर आपने लूप बड़ी ली ना तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं आता है, वो सिर्फ सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो म्यू नॉट एन आई। तो इसलिए हमने लूप इतनी छोटी है कि वो कह रहा है कि उसको वेरिएशंस का फर्क नहीं पड़ेगा। वट आई मीन टू से कि उसको इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है और सेंटर पे अलग होता है। लेकिन मैं सेंटर के साथ ही क्यों करूंगा इसको? क्योंकि मेरे को बोला गया कि बी जो है रेडियस ऑफ स्मॉलर लूप इज वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द बिगर लूप, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। आर कौन सा? बड़ी लूप का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। फिर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपने फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स कितना आएगा? मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? पाई ए स्क्वेयर से। तो पाई ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये फ्लक्स मिल गया। ये अब ये फ्लक्स आ गया। अब इसको बी की जगह क्या लिखो? फ्लक्स लिखो। जब ये फ्लक्स आ गया तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। जैसे ही आपको ईएमएफ मिला उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, वो भी लिखा होगा यहाँ, स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है। तो उधर से आपको क्या मिल जाएगा? देखो इसका जो ईएमएफ आया वो किसके बराबर आया? देखो मैं लिखता हूँ, म्यू नॉट आई नॉट टी पाई, ये बी लिखना था हमने, ये ए नहीं लिखना क्योंकि यहाँ एरिया छोटी लूप का लिखना है। तो पाई बी स्क्वेयर अपॉन ए, वो 2 कहाँ गया? क्योंकि टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t होता है, उसने नीचे वाला t काट दिया। ठीक है। और फिर मैं इसको ई को आई बना दूं, बना दिया। कैसे बनाया? इसको आर से डिवाइड करके। तो ये मैंने करंट निकाल ली। करंट की डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ये
डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको अंदर वाली लूप की करंट इसको कम करना चाहेगी। तो अंदर वाली लूप की करंट जो इसको कम करना चाहेगी, उसको कैसे फ्लो करना पड़ेगा कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो क्रॉस बनाए। तो क्रॉस तब बनेगा जब ऐसा होगा। देखो देखो डायरेक्शन, कर्ल्ड फिंगर्स को प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है, देखा। तो यहां से अब तभी थंब मेरा नीचे की तरफ आ रहा है कि अगर कर्ल्ड फिंगर्स इस तरह से दिखाएंगी, तो अगर ऐसे दिखा रही हैं इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कैसी हुई, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वैल्यू मैंने ये लिख दी, वैल्यू मैंने करंट की ये लिख दी विद वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वो चेंज होती जाएगी। तो ये हमें इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि एक करंट है, एक करंट कैरिंग वायर है, इन्फिनाइट वायर है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि इट इज अ इन्फिनाइट वायर विच कैरीज अ करंट दिस। आप देखोगे सर, कहोगे आपने हर जगह टी स्क्वायर लिया है, तो कुछ भी फंक्शन आ सकता है, आपको हर चीज़ का डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। डेरिवेटिव नहीं लेना आता होगा तो प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा सकता है, कुछ भी, कॉस, साइन, टी स्क्वेयर, टी क्यूब, टी, 1/t, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अब इसके अंदर करंट कैसी फ्लो करेगी। करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है और बढ़ रही है, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखना जरा, थंब, थंब कहाँ रखा है मैंने इस बार, ऊपर, देखो, थंब ऊपर, क्यों, क्योंकि करंट ऊपर जा रही है। तो मेरा पाम आपको नजर आ रहा है, मेरा पाम नजर आने का मतलब हुआ यहां क्रॉस आएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहां डेवलप हुआ है वो उसमें क्रॉसेज हैं, मतलब क्रॉस उसकी डायरेक्शन, आई मीन टू से, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवानी पड़ेगी। ये देखो, तभी जाके डॉट आएगा कि इसको कम कर सके। लेंस लॉ लगाया, बहुत बार बता दिया, अब नहीं मैं बताऊंगा। तो ये आ गया करंट आई, ठीक है, करंट आई, हाँ करंट आई। तो करंट आई की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, अब प्रॉब्लम है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं ज़रा। क्या कि जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, आगे जाते जाते कम होता जाता है। उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये बहुत छोटा स्क्वायर है, तो उसने तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आपने देखना ज़रा कैसे, आप देखोगे कैसे। यहाँ पे हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे ऐसी, जिसकी विड्थ कितनी होगी, dx। और मैं मान सकता हूं कि इस स्ट्रिप के लिए मैग्नेट, और वो कितनी दूर है यहां से कितनी दूर ली मैंने, x, कितनी दूर पे ली, x पे। तो इसलिए इस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, db। एंड दैट db विल बी इक्वल टू, दैट db विल बी इक्वल टू, देखो क्या दिख रहा है यहां कि db की वैल्यू ये है, ये इट इज द वैल्यू ऑफ डीबी। कैसे निकाला मैंने डीबी, फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई की वैल्यू मुझे दी है जो मैंने ले ली, ये वाली, फिर अपॉन 2 पाई आर। तो स्ट्रिप कितनी दूर ली है मैंने, एक्स, तो 2 पाई आर, आर मतलब होता है कि कितनी दूर है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो ये डी बी लिख दिया, फिर डी फाई भी लिख दिया। डी फाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया किसका, स्ट्रिप का, कितना है वो, ये कितना है, एल स्क्वेयर है ना, तो ये लेंथ कितनी है, लेंथ है एल, और इसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स, तो एल इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो यहां से आपको डी फाई मिल गया। अब डी फाई लेने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, डी फाई से अब आपको फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए यू नीड टू इंटीग्रेट इट, यू नीड टू इंटीग्रेट इट, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फाई निकालने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, ए से लेके ए प्लस एल तक, वो पता है आपको, बहुत बार बता दिया, क्योंकि आप स्ट्रिप इधर भी ले सकते हो और लास्ट में भी ले सकते हो। और यहाँ ली तो डिस्टेंस कितना आएगा एक्स का, ए, वहाँ ली तो कितना आएगा, ए प्लस एल। ये बहुत बार किया है हमने इस तरह का। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग, ठीक है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग। तो यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसलिए क्या, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसलिए बाकियों को भूल जाओ। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा, देखना जरा ध्यान से, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर एल अपॉन 2 पाई
अपॉन 2 पाई ln x, और x की क्या लिमिट्स होंगी, वही जो मैंने आपको बताई, a से लेके a प्लस एल तक, a से लेके a प्लस एल तक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना यार इसको लिखने में। ठीक है, तो इक्वल टू, अब ln आ गया। अब x की जगह क्या डालोगे, पहले a प्लस एल, बाद में क्या डालोगे a, तो आंसर क्या आएगा, ln a प्लस एल माइनस a माइनस ln a, ln a प्लस एल माइनस ln a, तो वो क्या हो जाता है, एल एम माइनस एन, एल माइनस एम, सॉरी लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n। तो वो यूज करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वेयर एल अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल, जगह ही नहीं, तो ये आएगी फाई की वैल्यू जो मैंने लिखा है। क्या दिखाई दे रही है आपको फाई की वैल्यू, म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वेयर। वो ln कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्या ये था ना, इसकी लिमिट्स हमने डाली हैं, x की जगह मैंने बताया आपको ln a प्लस एल माइनस ln क्या होता है, log टू द बेस e, log नेचुरल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका हमने निकाल लिया फ्लक्स की वैल्यू। अब फ्लक्स की वैल्यू जब आपके पास आ गई, प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ फ्लक्स नहीं था आपके पास, तो फ्लक्स आपने निकाल लिया, तो अब आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, डी फाई बाई डी टी निकालोगे तो ई आ जाएगा, दैट्स इट। फिर करंट निकाल लो अपॉन आर करके, रेजिस्टेंस दी होगी आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, डी फाई बाई डी टी करना है इसका। जो डी फाई बाई डी टी करते टाइम, अब वेरिएबल कौन है जब डी फाई बाई डी टी लिख रहे हो, तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, वो 2 ऊपर से कट जाना है, दैट्स इट। सेम आंसर आने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसके आगे आप कंप्लीट कर सकते हो। आई होप, थैंक यू वेरी मच।